हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी की कोशिशें हुई नाकाम, बैंकिंग शेयरों ने बनाया दबाव। 700 पॉइंट से ज्यादा फिसला बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ 24,200 के नीचे आया। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी हल्की नरमी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट 4 पड़े सटीक नतीजों से। ओरेकल फाइनेंशियल 8% उछलकर वायदा के टॉप गिनर्स में शामिल। साथ ही टाटा कॉम में खरीदारी, लेकिन कमजोर कमेंट्री से एक्सीडेंट ऑफ द डे बना हेवल्स। साथ ही एसबीआई लाइफ कमजोर, वहीं उधर कमजोर चार्ट के चलते फिसले हुंडई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 3% फिसला इंडेक्स। यूनियन बैंक नतीजों के बाद 6% से ज्यादा फिसलकर वायदा का टॉप लूजर। साथ ही ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी भी फिसले। कमजोर बाजार में भी आज फार्मा शेयर्स में अच्छी तेजी। इंडस्ट्रीज में 5% से ज्यादा की जोरदार तेजी, वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद और आगे तेज ग्रोथ के गाइडेंस ने भरा जोश। कंपनी ने कहा अगले 5 साल में 5 लाख का मार्केट कैप करेंगे पर मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ कल एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। प्रेशर मार्केट में क्लियरली देखने को मिल रहा है। 1.5% नीचे निफ्टी है, बैंक निफ्टी नुकसान में है। सेंसेक्स में भी हम कमजोरी देख रहे हैं 1% के आसपास की। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में उतनी कमजोरी आज के कारोबार में नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट है, थोड़े से नेगेटिव बास्केट साइड है, लेकिन प्रेशर क्लियरली फाइनेंशियल पैक आज के सेशन में डाल रहा है। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के कारोबार में, तो 2-3 सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो क्लियरली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसमें फार्मा क्लियरली आज अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। छोटे सेक्टर्स देखेंगे तो केमिकल्स में अच्छी बाइंग है। इसके अलावा बाइंग देखने को मिल रही है शुगर स्टॉक्स में। अदरवाइज मार्केट्स का मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ ही है। आईटी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और साथ साथ सरकारी बैंक ही कमजोर हैं। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए वीकनेस की तरफ इंक्लाइंड आज दिखाई देगी। 1190 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1856 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साइड आज के कारोबार में है। लेकिन सेक्टोरल लीड पे आप आपकी स्क्रीन पर फार्मा, कैपिटल गुड इंडेक्स और डिफेंस इंडेक्स है जो कि हरे निशान में है। बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में है। क्या रणनीति आपकी हो सकती है इस मार्केट के माहौल के बीच में, उस पर करते हैं फोकस। 24,200 पर निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी मूड तो थोड़ा कमजोरी दिखाई दे रहा है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स की तरफ से क्लियरली प्रेशर। क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर टिल मार्केट क्लोजिंग? जी दीपाली जी, देखिए मार्केट में तो सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है और रेट सेंसिटिव सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, जैसे कि ऑटो है हो गया, रियलिटी हो गया, बैंकिंग में बोथ प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों में सेलिंग प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी का आवरली चार्ट देखें तो आवरली चार्ट पे निफ्टी 50 ईएमए के नीचे आ गया 3-4 सेशन के बाद पहली बार। तो मुझे लगता है यहाँ से सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड हो सकता है। नीचे के लेवल्स मुझे दिख रहा है कि 23,900 तक नीचे आ सकता है निफ्टी और हायर एंड पे 24,300 350 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उस रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट में। हाँ, मैं बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। छोटा-मोटा सेलिंग प्रेशर यहाँ से काइंड ऑफ 300 पॉइंट्स काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर आ सकता है और रिकवरी में वापस एक बार सिग्निफिकेंट हायर एंड पे जा सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जस्ट नाउ बैंक निफ्टी 50 ईएमए को ब्रेक किया आवरली चार्ट पे। सेंटिमेंट वीक रहना चाहिए बैंकिंग स्पेस में और 56,000 और 55,700 तक नीचे आ सकता है नियर टर्म में। हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 56,500 का। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी निफ्टी का वो दोनों इंडेक्स में सेलिंग का व्यू रहेगा मेरा। और इनफैक्ट निफ्टी बैंक देखें, पीएसयू बैंक इंडेक्स देखें, दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर और एक सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। बस कुछ ही मिनटों के दौरान जब हमने शो की शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो 1.5% नीचे था, अब 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट नीचे था, अब 750 800 पॉइंट इनफैक्ट नीचे ऑलमोस्ट हो चुका है। तो प्रेशर क्लियरली फाइनेंशियल्स की तरफ से दिख रहा है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी रूपक आपकी?
स्टॉक स्पेसिफिक जैसे मैं बता रहा था, रेट सेंसिटिव सेक्टर में सेलिंग प्रेशर है, तो मेरा एक पिक रहेगा सेल में। आइसर मोटर पे सेल का कॉल रहेगा, 7070 का आसपास चल रहा है। स्पॉट में सेल सेल का टारगेट रहेगा 6800 और स्टॉप लॉस रहेगा 7170 का। दूसरा कॉल रहेगा पीपीएल फार्मा। फार्मा स्टॉक्स अच्छा चल रहा है आज का दिन, तो इसमें ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। तो पीपीएल फार्मा में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 164 फॉर अ टारगेट ऑफ 172। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 159 पे। तो दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। आयशर मोटर्स से पिक वाली की राय है, पीपीएल फार्मा में यानी पिरामल फार्मा में खरीदारी के पोजीशन आप बना सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर प्रेशर भले ही हो, मिड कैप स्मॉल कैप्स में उतनी वीकनेस नहीं है, थोड़े नेगेटिव साइड पर जरूर है। लेकिन शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो कमजोर हैं आज के सेशन में। आप ऑटो स्टॉक्स को देखेंगे तो वीकनेस क्लियरली दिख रही है। आज प्रॉफिट टेकिंग है। अशोक लीलैंड जो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ पर गिरावट 4% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे, 4.5% नीचे टीवीएस मोटर्स है, फोर्स मोटर्स 4.25% नीचे है। एनबीएफसीज जो नीचे कारोबार कर रहे हैं उसमें स्पंदना स्फूर्ति यहाँ कमजोरी है 3.25% की, 2% नीचे श्रीराम फाइनेंस, सेटिन क्रेडिट केयर 1% नीचे, 2% नीचे आईरिडा। सरकारी बैंक स्टॉक्स वीकनेस यहाँ गहराते हुए फर्दर जो कमजोर है स्टॉक्स में यूनियन बैंक 5.5% नीचे, 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे, 2.25% नीचे है पंजाब नेशनल बैंक। अब रियल्टी स्टॉक्स और दिखाते हैं जो कि लाल निशान में है। 2.5% नीचे लोधा, डीएलएफ 2.5% नीचे, ब्रिगेड 1% नीचे, 1% नीचे आनंतराज इंडस्ट्रीज। अब नजर डालेंगे क्विकली आईटी पर भी, यहाँ पर भी कमजोरी है मिड कैप्स में खासतौर से। आर सिस्टम 3.5% नीचे, टाटा एलेक्सी नीचे है 3% नीचे एलएनटी टेक सर्विसेज और साइंस में भी लगभग 2.5% का नुकसान है। अब वो 2-3 पॉकेट्स दिखाते हैं जहाँ तेजी है। फार्मा इंडेक्स अच्छी मोमेंटम में आज के सेशन में, दिग्गज तो चल ही रहे हैं, मिड कैप्स में भी एक्शन है। मार्क्सन्स फार्मा 5.5% ऊपर, 4.5% ऊपर डिशमन। स्टार में आपको 2% की तेजी देखने को मिल रही है। मैनकाइंड फार्मा 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। शुगर स्पेस में जहां खरीदारी है उसमें उत्तम शुगर तेजी के साथ ट्रेड करते हुए 9% ऊपर, 7.5% ऊपर उगर शुगर। बजाज हिंदुस्तान 5% ऊपर और 5% की तेजी त्रिवेणी इंजीनियरिंग में दिखाई दे रही है। केमिकल्स में जहां मोमेंटम है उसमें कैमलिन फाइन साइंसेज लगभग 15% ऊपर है इस समय। जुबिलेंट इंग्रीविया 6% ऊपर है, 6% ऊपर क्लीन साइंस और बालाजी एमाइंस 3% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के कारोबार में। तो ये रहा पूरा मिड कैप्स का हाल। लेकिन बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल बाजार का फोकस आज जीई वर्नोवा पर है, जिसमें तूफानी तेजी है। क्यों दौड़ रहा है ये स्टॉक, पहले समझते हैं, उसके बाद स्टॉक पर राय भी लेंगे। हमारे साथ विनी मोटीवाला मौजूद है। विनी बताइए। बिल्कुल, तो जी वर्नोवा टीएनडी इंडिया कंपनी जो है लिस्टेड प्लेयर, वो भी बजिंग है आज क्योंकि ग्लोबल पेरेंट कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए थे। नाउ ग्लोबल पेरेंट जो जी वर्नोवा है, यूएस लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे भी स्टॉक ओवरनाइट देखे तो कल वो 13-14% ऊपर गया था। कंपनी के जो Q1 कैलेंडर 26 नंबर्स थे, काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए। उन्होंने अपना गाइडेंस जो है वो भी रेस कर दिया अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, उनके जो सेगमेंट्स है। अब इंडिया के लिए कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट। उसके लिए तो इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट ग्लोबल पेरेंट और इंडिया के बीच में का वो लिंक है। इसकी वजह से इंडिया के कंपनी भी आज बाजिंग है। इलेक्ट्रिफिकेशन के नंबर की बात करें तो 108% अपटेक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके ऑर्डर इनफ्लोज में। ऑर्डर इनफ्लोज ओवरऑल है $7.1 बिलियन ये क्वार्टर के लिए। मार्जिन्स वहाँ पे भी अराउंड बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, 6.7% से मार्जिन अब हो गए हैं 17.8% पे। बैकलॉग, ऑर्डर बैकलॉग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। HVDC प्रोजेक्ट्स है, स्विच गियर प्रोजेक्ट्स है, ट्रांसफार्मर ऑर्डर्स है, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन स्पेसिफिकली ये सेगमेंट के गाइडेंस की बात करें तो वो भी रेज हो चुके हैं। 14 to 14.5 बिलियन डॉलर्स एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू के लिए फॉर कैलेंडर 26 वर्सेस अर्लियर था 13.5 to 14 बिलियन डॉलर्स। EBITDA मार्जिन गाइडेंस भी रेज कर दिया। पहले गाइडेंस था 17 to 19%, अब हो गया है 18 to 20%। पॉजिटिव रीड थ्रू इंडिया के लिए है क्योंकि जो उसकी जो लिस्टेड आर्म है जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया आर्म, वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस है। इसीलिए ये सब गाइडेंस रेज होना एंड ओवरऑल कंपनी के ऑर्डर्स इंप्रूव होना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है इन कंपनियों में, इसीलिए पॉजिटिव है। तो ये रही तमाम खबरें। क्यों इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्यों 8% का उछाल है स्टॉक में। शुक्रिया विनी। लेकिन स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। जी वर्नोवा टीएनडी, क्या राय रहेगी आपकी इस पर? रूपक 4617 पर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अब तो 9% ऊपर है। जी, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, सिग्निफिकेंट मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक के अंदर, राइजिंग वॉल्यूम है।
और इंडिकेटर भी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन हो सकता है गेन्स में। तो 5000 तक जा सकता है हायर एंड पे, बट एक स्टॉप लॉस डालना होगा 4470 पे। ओके, तो ये राय रही आपके लिए जी वनोवा पर 4617 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर राय और ले लेते हैं। और इनफैक्ट अभी हमने एनबीएफसीज पीएसयू बैंक की पूरी लिस्ट डिस्कस की थी। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कोई स्टॉक कमजोर लग रहा है क्या, जो फर्दर और नीचे जा सकता है? ऑलरेडी हम हालांकि ठीक ठाक गिरावट देख रहे हैं यूनियन बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स में, कोई पिक करेंगे आप? जी, मैं पिक करूँगा कनाडा बैंक, क्योंकि ये एक्चुअली जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था उसके बाद एक सेलिंग आया। हालाँकि एक इनिशियल सपोर्ट मिला उसको 50 ईएमए पे, बट मुझे लगता है सेंटिमेंट वीक रहेगा, तो 1-2 दिन में 137 तक आ सकता है और हायर एंड पे स्टॉप लॉस रखना है 143.60 पे। ओके, तो ये राय रही आपके लिए कैनरा बैंक पर, जो यहाँ से कमजोर दिख रहा है फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। देखते हैं कुछ खबरों की तरफ। और ऑटो कंपनियों के लिए रेलवे के जरिए माल ढुलाई में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जितना इस्तेमाल होगा उतनी ढुलाई ऑटो कंपनियों पर लगेगी। ज्यादा डिटेल्स क्या हैं समझते हैं मेरी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली बताइए। बिल्कुल, अगर रेलवे फ्रेट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जो ब्रेड एंड बटर है वो रेलवे का फ्रेट से ही आता है। और पिछले कुछ वक्त से हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पॉलिसीज़ में बदलाव किया जा रहा है। कुछ वक्त पहले हमने सीमेंट सेक्टर के लिए पॉलिसी को रैशनलाइज होते हुए देखा था, और अब जो बड़ी जानकारी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है। ऑटो कंपनियों के लिए जो फ्रेट पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस रेलवे की तरफ से किए गए हैं और कोशिश की गई है कि उसे एक रैशनलाइज करके यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। क्या कुछ बदलाव किया गया है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि एक नया फॉर्मूला ऑटो सेक्टर के लिए इजाद किया गया है जिसमें पर वैगन पर किलोमीटर को शामिल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर कंपनियां जितना इस्तेमाल करेंगी उतना ही भुगतान उन्हें करना होगा। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त चार्जेस लगाए जाते थे रेलवे की तरफ से फ्रेट पर, खासतौर पर ऑटो कंपनियों पर, चाहे वो बिजी सीजन का सरचार्ज हो, डेवलपमेंट चार्ज हो, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि जीएसटी के अलावा कोई भी अतिरिक्त चार्ज ऑटो कंपनियों को रेलवे फ्रेट के लिए नहीं देना होगा। अब किस तरह से फायदा होगा, तो रेलवे ने 3 कैटेगरीज को डिसाइड कर लिया है और उसमें सबसे बड़ा फायदा तब ऑटो कंपनियों को मिल पाएगा जब वो लंबी दूरी के लिए माल ढुलाई का सहारा लेंगी रेलवे के जरिए। और रेलवे का यह भी दावा है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट की बुकिंग होगी तो वो रोड के मुकाबले काफी ज्यादा कम पड़ेगी। और एक और फायदा ऑटो कंपनियों को यह भी होगा कि अभी काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि कितना चार्ज लगेगा, कितना फ्रेट लगेगा। अब उसको भी एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, जिससे कि जो लागत आएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी, उसका एस्टिमेट भी पहले से ही ऑटो कंपनियां अपनी तरफ से बना पाएंगी। तो ये बड़ा बदलाव है जो ऑटो कंपनियों के लिए रेलवे की तरफ से फ्रेट में किया गया है। शुक्रिया आपका दीपाली नंदा ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन ऑटो स्टॉक्स आज ऑलरेडी कमजोर हैं और कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। रूपक, पहले तो अशोक लेलैंड पर राय दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है ये कंसिस्टेंटली, और जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, क्या ये और इंटेंसिफाई हो सकती है? क्या व्यू है, डिप्स पर लेंगे और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है? कि मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो कल जो ब्रेकआउट दिया था 50 एमए के ऊपर, वो फेलियर होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से एक्सटेंड होगा, हो सकता है करेक्शन टुवर्ड्स 164, 162, और हायर एंड पे रेजिस्टेंस प्लेस्ड रहेगा 176 पे। जब तक 176 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा स्टॉक के अंदर। ओके, और साथ ही ऑटो पैक में ही हीरो मोटोकॉर्प या टीवीएस मोटर्स, इन दोनों पर राय क्या है? ये भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं, नुकसान है काफी। जी, हीरो मोटर में तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। हीरो मोटर में तो रिसेंटली रिजेक्शन मिला था 50 ईएमए से, और करेक्शन ऑलरेडी था स्टॉक के अंदर, अभी आज और इंटेंसिफाइड हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 4900, उसके 4900 के नीचे सस्टेन किया तो 4700 तक जा सकता है, और हायर एंड पर रेजिस्टेंस रहेगा 5250 पे। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प नीचे जा सकता है और 3% नीचे ऑलरेडी है, दिन के लोअर लेवल्स पर ही कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। अच्छा, ऑटो इंस्टरी पैक में मदरसन पर और कमेंट लेते हैं। ये स्टॉक खबरों में भी रहा है, प्लस हमने कल भी यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखा था, आज भी प्राइसेस नीचे हैं। मदरसन, क्या व्यू होगा आपका? मदरसन में व्यू स्ट्रॉन्ग रहेगा। हालांकि आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, बट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे मोमेंटम अच्छा लग रहा है मुझे। वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था कल, आज थोड़ा वॉल्यूम कम है, सेलिंग में वॉल्यूम कम दिख रहा है।
तो सेलिंग में पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 135 140 तक जा सकता है हायर एंड पे। नीचे सपोर्ट रहेगा 124 का। ओके, तो ये रह रही मदनसन पर कंपैरेटिवली स्ट्रांग, लेकिन 124 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। नेटवर्क 18 के एमडी और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी का विरोध करते करते उन्होंने आधी आबादी का विरोध करना शुरू कर दिया है। पांच राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य और पुडुचेरी। मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग कलकत्ते में बैठे हैं तो इस पर चर्चा की जाए। कैसे देख रहे हैं माहौल को? क्या आपका आकलन है, क्या होगा इन 5 राज्यों में? देखिए, पांचों राज्यों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार भाजपा के लिए और बेहतर सिचुएशंस है सभी राज्यों में। असम, पुडुचेरी में निश्चित रूप से हमारी सरकारें रिपीट करेंगी, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट के साथ सामने आ रहा है और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि सारे जो भी टीएमसी और कांग्रेस के जो खेल थे उस सब से बाहर आकर जनता इस बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। तो असम पुडुचेरी में सरकार बनेगी और आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी सरकार बनेगी। 100% अब जो सिचुएशन बन रहे हैं और जो जनता का मूड दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे। आपने चुनौतियों की बात की, तो इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी, जो है आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर आए, पारित कराना चाहते थे पर वो पारित न हो सका। देखिए, पारित न हो पाने का कसक हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग आधी आबादी को, देश की माता बहनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए तो उन्होंने सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अब हिस्सेदारी की बात की। तो इस 3 बड़े स्फेयर के बाद एक बड़ा मौका था उनको हिस्सेदारी देने का, लेकिन हम को दुख इस बात का है कि हम इस देश की माता बहनों को उसकी हिस्सेदारी समय पर नहीं दिला पाए। वो तो तय है, भारतीय जनता पार्टी जब जब संकल्प किया है, और मोदी जी की यूएसपी भी रही है कि उन्होंने किसी चीज को संकल्प किया है तो उसको पूरा किया है। हम सबकी इच्छा थी कि 2029 के चुनाव के पहले हम महिलाओं को एक बड़ा हिस्सेदारी में जोड़ पाए, और कहीं ना कहीं आज आधी आबादी को अगर हम इतने बड़े लोकसभा में इतने संख्या में, विधानसभा में इतनी संख्या में लाते हैं, तो एक सामान्य महिला का लीडरशिप इतनी बड़ी संख्या में जब निकल के आएगा तो निश्चित रूप से निर्णय की भूमिका में महिलाओं की प्राथमिकता नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उन्होंने अच्छी चीजों के लिए भी कभी सकारात्मक सोच नहीं। मोदी का विरोध करते करते वो लोग यहाँ तक पहुंच गए कि देश की आधी आबादी माता बहनों के विरोध में। तो ये आपने देखा इस खास इंटरव्यू के कुछ मुख्य अंश, लेकिन पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं 7:57 पर। और क्विकली एक बार मार्केट का चेक लेते हैं, जहां पर प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। निफ्टी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है। मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। इस समय के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर 200 अंकों के आसपास का नुकसान शो की शुरुआत में हमने देखा था और अभी उन्हीं ट्रेंड्स के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। थोड़ा वॉलेटाइल तो है ही, ऊपर नीचे के दायरे हम लगते हुए देख रहे हैं। थोड़ा रिकवर हुआ है तो वो नुकसान कम हुआ है। बैंक निफ्टी जो एक समय में क्लोजर टू 800 के लॉसेस दिखा रहा था, वहां पर भी थोड़ी सी 100-150 अंकों के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी 1% नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स इंडेक्स भी फ्लैट हो चले हैं, 1/4% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सेशन में बना हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हुए क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री, सेम्को सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, मरी एसेट शेयर खान के मुथुल सेल्वराज एम के बीच मुकाबला चल रहा है। लीड कर रहे हैं ओम। इस पूरे हफ्ते उन्होंने अच्छी बढ़त बनाए रखी, 16.5% के रिटर्न उनका पोर्टफोलियो दे रहा है। मुथु का पोर्टफोलियो 6% का रिटर्न दे रहा है और उनका और मंत्री का पोर्टफोलियो नेगेटिव
3% के रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, आज हम बातचीत करेंगे SBI लाइफ के MD और CEO अमित झिंगरान से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।